रांची शहर के एक हैवी ट्रैफिक कॉरिडोर में एक बस यात्रियों से खचाखच भरी हुई अचानक से आकर के एक जगह पर रुक जाती है और फिर धीरे धीरे करके उस बस से एक एक पैसेंजर नीचे उतरने लगते हैं। उन्हीं पैसेंजर्स के बीच में एक मासूम सी लड़की होती है जिसकी निगाहों में इस स्वप्निल शहर के इर्द गिर्द बुने हुए उसके अपने सपने होते हैं। उन सपनों की दुनिया में उसका एक करियर होता है, उस करियर के साथ उसके जीवन का एक मुकाम शामिल होता है। लेकिन इस स्वप्न के बाहर उस स्वप्न को बिखरने के लिए कोई क्रूर खलनायक उसकी प्रतीक्षा में होता है, जिसकी खबर उससे नहीं होती है। वह उस किरदार को, उस क्रूर खलनायक को अपने ही स्वप्न का एक हिस्सा समझ करके उसके जाल में मानो सीधे जाकर के फंस जाती है। और होता कुछ यूं है कि जैसे ही वह लड़की उस बस से उतर करके जिज्ञासा भरी निगाहों से चारों तरफ देखती है और अपने गंतव्य की ओर जाने के लिए एक तरह से कह लें कि बहुत ही क्यूरियस निगाहों से देखती है, तब तक एक लड़का आता है और फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपना परिचय देता हुआ कहता है कि यदि मैं आपकी किसी भी प्रकार से सहायता कर सका तो आई विल बी वेरी हैप्पी एंड फॉर्चुनेट। और इस प्रकार से मीठी मीठी बातों के साथ छुपा हुआ खलनायक उसका मित्र बन करके उसके जीवन में मीठी मीठी बातों का शक्कर घोलने का दिखावा करता हुआ एक ऐसा जहर घोल देता है जो उस लड़की को उसके द्वारा बुने गए एक स्वर्णिम भविष्य के स्वप्न को पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट कर देता है और एक ऐसे कगार पर ला करके खड़ा कर देता है जहां वह लड़की कहती है कि अब मेरे जीवन में जीने के लायक कुछ भी नहीं बचा है। स्वप्न तो बहुत दूर की बात है, अब तो जीवन ही पूरी तरह से नारकीय हो चुका होता है। और ये 20 साल पहले की घटना आज मैं ताज़ा क्यों कर रहा हूँ, इस बात को मैं आगे बताऊँगा। पहले मैं शिवचरण सिंह आपका स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो वार्ता में। और आज का संदर्भ जो है वो है द केरला स्टोरी। और द केरला स्टोरी से उपजी एक जागरूकता, एक चेतावनी, जिस चेतावनी से आज हमारा समाज अचानक से जागरूक हो रहा है। लेकिन यह जागरूकता क्षणिक ना हो, यह जागरूकता कभी भी क्षणिक नहीं होनी चाहिए। इसलिए द केरला स्टोरी किस्म की चीज़ों को बड़े स्पेक्ट्रम में, एक बड़े मीडिया से मतलब है इंटरटेनमेंट में, जैसे बॉलीवुड के इस मेगा लेवल पे जब बातें होती हैं तो समाज बृहद लेवल पे जागरूक होता है। और मैं जिस स्टोरी की बात कर रहा हूँ वो स्टोरी भी है, एक तरह से उसे कह लें कि एक केरला स्टोरी इन रेट्रोस्पेक्ट। और इस तरह की कहानियाँ ना तो जैसे कि केरला स्टोरी की जो कहानी है उसका संदर्भ चूंकि आईसिस है इसलिए वह नई ही नहीं लगती है बल्कि बहुत बड़ी लगती है। इसका ये मतलब नहीं है कि इस्लामियों के द्वारा जो लव जिहाद का जहर बोया जाता है, उन्होंने भी लव जिहाद नाम का शब्द का इजाद नहीं किया। उनके लिए तो सिर्फ और सिर्फ जिहाद था। लव जिहाद तो केरला से उभरा हुआ एक शब्द है जिसको संदर्भ दिया वहाँ के क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस ने। लेकिन जिस कहानी की शुरुआत मैंने की थी उस कहानी को मैं आगे बढ़ाता हूँ, क्योंकि केरला स्टोरी तो आप देख ही रहे हैं, पूरा समाज ही देख रहा है और सभी लोग जानते हैं। अब मैं आता हूँ कि आज से ठीक 21 साल पहले मैंने एक स्टोरी फाइल की थी जब मैं द टेलीग्राफ रांची एडिशन में रिपोर्टर हुआ करता था और क्राइम बीट देखता था। क्राइम के मेरे सोर्सेस ने, मैं एकदम स्पष्ट रूप से बात करूं, डोरंडा पुलिस स्टेशन रांची पुलिस का एक बहुत सेंसिटिव जोन माना जाता था, क्योंकि डोरंडा पुलिस स्टेशन के चारों तरफ 2, 3, 4, 5 ऐसे पैकेट्स थे मुसलमानों के, जिनका जो बहुत ही इनफेमस किस्म की जगह थे। मैं नाम लेकर कहता हूँ परस्टोली, दर्जी मोहल्ला, हाथी खाना और फिर और दूर दराज में भी कई इलाके थे, शायद 56 सेठ के आगे वाले भी कुछ इलाके थे और फिर अरगोड़ा वगैरह से सटे हुए कुछ इलाके थे। कहने का मतलब है कि इसमें 2-3 जगह तो ऐसे थे जहाँ वो एक 500-600 मीटर का ही इलाका था जिसको क्रॉस करना होता था, तो दोनों तरफ सड़क के आजू बाजू में आज भी वो जगह है, दर्जी मोहल्ला और परस्टोली। तो लोगों को लगता था कि वे मतलब रांची शहर के किसी सामान्य भारतीय मोहल्ले से नहीं बल्कि वो किसी न किसी
पाकिस्तानी मोहल्ले से गुजर रहे हैं, ऐसा हम सबों के मन में एक इमेज बना हुआ था उस जगह का। तो उस जगह से कॉल आता है और वहाँ से एक पुलिस वाले ने मुझे बताया कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसे अगर आप छापेंगे तो इससे लोगों के बीच एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा। बहुत खतरनाक एक क्रिमिनल गैंग का हम लोगों ने पर्दाफाश किया है। मैं दौड़े दौड़े पहुँचता हूँ और जिस कहानी की शुरुआत मैंने इस वीडियो के शुरू में की थी, उस कहानी का जो मध्य है वो वहाँ पर मुझे मेरी प्रतीक्षा कर रहा होता है। बात ये होती है कि पुलिस वालों ने किसी शिकायत के आधार पर एक जगह धावा, मतलब एक तरह दबिश दी थी और किसी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था जो बाद में भागने का प्रयास करता है और उसी प्रयास करने के क्रम में वो घायल हो जाता है। उसे पुलिस वालों ने उस समय के RMCH और आज के रिम्स में भर्ती करवा दिया था। अब मैं उस अपराधी से भी मिलता हूँ। संयोग से उस गैंग में से जो व्यक्ति पकड़ा गया था वो हिंदू नामधारी था और बाकी जितने भी लोग 6-7 इससे जुड़े हुए थे सभी के सभी मुसलमान थे और उनमें से 4 या 5 लोगों का टाइटल था अंसारी। और वो रिपोर्ट मैंने ही फाइल की थी, वो दी टेलीग्राफ रांची एडिशन के फ्रंट पेज में, लेकिन उसे फ्लायर नहीं बनाया था, उसे उन लोगों ने जानबूझ के अंडरमाइन कर दिया था। मैं आपको थोड़ा सा एक संदर्भ भी देता चलूँ कि दी टेलीग्राफ जो है वो आनंद बाजार पत्रिका, जो आज जो ABP चैनल बहुत फेमस तरीके से, जिसे लोग गोदी मीडिया के रूप में कहते हैं, लेकिन वो जो है पूरी तरह से केवल लेफ्टिस्ट और वामपंथी नहीं है, वो मार्क्सिस्ट नहीं है, बल्कि मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ कि इस तरह के जितने भी अखबार हैं वे सभी देशद्रोही एंटी नेशनल्स हैं। मैं उस अखबार में काम तो करता था, लेकिन मैं जितने अपोजिशन का सामना करता था, अब ठीक है मैं तो शुरू से ही राष्ट्रवादी रहा था, मुझे इस्लाम की भी समझ थी। जिस समय मैं 2002 की बात कर रहा हूँ, जून 2002 को मैंने वो रिपोर्ट फाइल की थी। उस समय तक मेरी इस्लाम की समझ पूरी थी, लेकिन ये शब्द नहीं था कि लव जिहाद नाम की भी कोई चिड़िया होती है, इसलिए मैंने लव जिहाद का उसमें इस्तेमाल भी नहीं किया। लेकिन हाँ, मैंने उसमें इन लोगों का नाम लिख करके एक संकेत दिया कि ऐसे लोग किसी खास वजह से या किसी खास तरह के मजहब से संदर्भ या संबंध रखने के कारण ऐसा करते हैं। लेकिन ना सिर्फ मेरे डेस्क ने, एडिटर्स ने, बाकी लोगों ने भी उन चीज़ों को उड़ा दिया। मेरी बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी को एक सिंगल कॉलम वाली स्टोरी में बदल करके फ्रंट पेज पर स्थान तो दे दिया, लेकिन वो छोटी कर दिया, उसको स्लाइड कर दिया, क्योंकि उसमें उस समय के उस समय के जो SSP वगैरह हुआ करते थे उनका भी कोट था, थाना प्रभारी का भी उसमें बयान था, और मैंने खुद जा करके उस क्रिमिनल से बातचीत की थी। सब कुछ होने के कारण उसे जगह तो मिल गई, क्योंकि उस समय जो उस क्राइम ब्रांच का जो स्पेशल SSP हुआ करती थी संपत मीना, बाद में वो DG रैंक तक गई। तो ये सारी भूमिका मैं इसलिए दे रहा हूँ कि अगर आप वामपंथी अखबार में 2002 में आप काम कर रहे होते हैं, वो 2014 के बाद का भी समय नहीं होता है, तो वहाँ आप किसी भी प्रकार से इस आशा में तो आप रह नहीं सकते हैं कि वो आपकी चीज़ों को हूबहू छाप दे, और कम से कम वो किसी तरह से इस्लामियों के विरुद्ध किसी शब्द को सुनने की भी क्षमता नहीं रखते थे। उल्टा आपको तमाम तरह से प्रताड़ित कर सकते थे, जैसा कि मैं हुआ भी। अब मैं आता हूँ उस कहानी पर। कहानी का पर्दाफाश कुछ इस तरह से होता है कि दर्जी मोहल्ला और परस्टोली में रहने वाले मुसलमानों का एक गैंग था, या यूँ कह लें कि जिहादियों का एक गैंग था। वे करते क्या थे, उनका मोडस ऑपरेंडाई जो है बड़ा ही सिंपल था। उनमें से कुछ लोग जो है रांची शहर के जो आसपास के इलाके थे, जहाँ से लोग शिक्षा के लिए, करियर के लिए, जॉब के लिए या घूमने के लिए या किसी भी पर्पस के लिए जब रांची आते थे, तो उनमें से कुछ लड़कियां अकेले ही चले आया करती थी। हो सकते 1 या 2 आया करती थी, उनका कोई ना कोई परिचित भी यहाँ हुआ करता था। लेकिन ये लोग अपना जो ट्रैप है वो बहुत दूर तक फैला कर रखे हुए थे। इनका ट्रैप कुछ ऐसा होता था, जैसे कि वो, एक उदाहरण देता हूँ, जैसे तोरपा, तपकड़ा, खूंटी, गुमला, या फिर हजारीबाग, गोला, या फिर इधर मूड़ी स्टेशन, या फिर मूड़ी के आगे के जो भी जगह है, जैसे वो क्या कहते हैं, गौतम धारा वाली जगह हो गई, या ऐसे जो छोटे छोटे जगह थे, वहाँ से जब लोग चढ़ते थे तो उन जगहों पे इनके इस गैंग के कुछ लोग चले जाते थे और जानबूझ करके उस स्टॉप पे खड़े रहते थे जहाँ ये लोग पता कर सके कि कोई ना कोई लड़की चढ़ने वाली है, और उसी लड़की के इर्द गिर्द ये लोग बस में बैठ जाते थे
और फिर किसी न किसी तरीके से बार बार ऐसा करने के क्रम में उन्हें जानकारी मिल जाती थी कि कौन लड़की अकेली चली है, उसका उद्देश्य क्या है, क्या वो रांची में जाकर के किसी, और जो लड़का वहाँ पे चढ़ता था वो लड़का फिर इनको यहाँ पर नहीं मिलता था। वो तो फिर बस से एक दो स्टॉप पहले उतर करके या फिर उसी समय उतर करके और अपने साथी को इशारा कर देता था। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं बताऊं कि तपकरा में एक लड़की चढ़ती है और उसी के साथ एक लड़का भी चढ़ता है जो बस स्टॉप पे उस लड़की की बातों को सुनता है। जो लोग उसे छोड़ने आते हैं उनसे बातचीत, उन लोगों की बातचीत से वो एक निष्कर्ष पे पहुंचता है कि ये लड़की जो है रांची शहर में अकेली जा रही है, पहली बार जा रही है और वहाँ पर किसी का फ़ोन नंबर या किसी का पता लेके जा रही है, तो इस लड़की को बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग ट्रैप कर सकते हैं। फिर वो करता क्या था, वो उसी के आसपास बैठता था और उससे धीरे धीरे करके उसकी बातों को वो निकाल लेता था और बातों को निकाल लेने के बाद वह फिर पीछे जा करके या कहीं रुक करके वह अपने साथी को फ़ोन पे सब कुछ बता देता था और फिर जो है वो दूर से इशारा करके इस लड़की की पहचान करवा देता था। और इसी पहचान के आधार पर वो जो लड़का पहले से कांटा टोली या फिर रांची में जहाँ कहीं भी वो उतरने वाली होती थी वहाँ पर जो है वो जिसको कहते हैं कि घात लगा करके बैठना, ताक में बैठना, और जैसे ही ये लड़की वहाँ उतरती थी फिर वो लड़का अपना जाल फेंकना शुरू कर देता था। और ऐसे करके इन लोगों ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, इन लोगों ने कम से कम 7-8 लड़कियों को अपने जाल में फंसा लिया। वे करते क्या थे, पहले इन लड़कियों से दोस्ती करते, ऐसे करके 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, सप्ताह भर, महीना भर इनके साथ रहते और धीरे धीरे करके जब इनकी प्रगाढ़ता इतनी बढ़ जाती कि वो लड़की उसे, उस अंसारी को, उस अब्दुल को, उस मोहम्मद को, फलाने को, ठिकाने को, इन लोगों ने अपने साथ एक आध हिंदू लड़कों को भी रखा था जो सिर्फ मजे मजे के लिए इनके साथ रहते थे। फिर ये क्या करते थे कि उस लड़की को अपने साथ ला करके इसी परस्टोली और दर्जी मोहल्ला के किसी मतलब ऐसे ठिकाने पे ले जाते जहाँ इनका पहले से सब कुछ तय होता और उसके साथ ये लोग सीरियल रेप करते, उसके गंदे गंदे मूवी बना लेते, न्यूड फोटोग्राफ्स रख लेते और फिर वो लड़की पूरी तरह से इनके जाल में ट्रैप हो जाती। उन्हीं में से एक लड़की जो है जो प्रोफेशन से टीचर हुआ करती थी, वो भी रांची शहर से बाहर से कहीं आती। इनका मोडस ऑपरेंडा यही था, बस में चढ़ने वाली लड़कियां, क्योंकि शहर में रहने वाली लड़कियों के साथ अगर एक कभी किसी तरह का प्रयास करते तो कई तरह के खतरे होते, क्योंकि सबसे पहला खतरा तो होता कि भाई किसी हिंदू मोहल्ले में जाना और उसके बाद उनसे बात करना, जो कि बाद में इन लोगों ने शुरू कर दिया, नाम बदल बदल करके। रांची में ऐसी बहुत सारी घटनाएं आई, बाद में तो एक जो नेशनल लेवल की खेली हुई खिलाड़ी सितारा शाहदेव, उसके साथ भी नाम बदल करके और यहाँ तक कि शादी विवाह तक भी बात चली गई थी। वो तो बहुत नेशनल लेवल पे चर्चा भी इस बात की हो गई थी। लेकिन मैं उन लोगों के मोडस ऑपरेंडाई की बात कर रहा हूँ जो लोग सिर्फ प्ले करना चाहते थे। बाहर से आने वाली लड़की को ट्रैप करो, दोस्ती गांठो, फिर कुछ दिनों के बाद उसे पूरी तरह से अपने जाल में ले लो, उनके गंदे मूवी बना लो और फिर वो जैसे तुम्हारे ट्रैप से निकलने की कोशिश करें या तुम्हारी बात को मानने से इनकार करें, तुम उन्हें धमकी दो, उनकी मूवी को दिखा दो, फिर वो तुम चाहे उनका जो भी इस्तेमाल कर लो। कहने का मतलब जो भी से है, पहला तो शारीरिक शोषण है ही है, फिर बाद में अगर उनको तुम मुसलमान बना के कन्वर्ट भी करना चाहो तो कर सकते हो। तो इसमें जब मैं इनका मॉडल, तो उसमें एक मैं उस संदर्भ में आता हूँ जहाँ पे वो एक शिक्षिका जो है, टीचर जो है, वो कंप्लेंट करती है, क्योंकि उसे लगता है कि इस तरह के दलदल में सिर्फ इस डर से अगर हम फंसे रह जाएं कि ये कल को मेरी कोई नग्न तस्वीर को वायरल कर देंगे या फिर मेरी वीडियो को वायरल कर देंगे, तो इस डर से तो पूरा जीवन नारकीय हो जाएगा। तो उसने साहस करके कंप्लेन किया क्राइम ब्रांच में, और क्राइम ब्रांच में कंप्लेन करने के बाद फिर वहाँ से निर्देश मिला। उस लड़की के ही एक तरह से कह रहे टिप ऑफ पे पुलिस जो है इन लोगों को पकड़ने का प्रयास करती है। तो उसमें जितने मुसलमान किरदार होते हैं वे तो किसी न किसी तरह से उस जगह से भाग जाते हैं, लेकिन एक लड़का जो है, जो हिंदू नाम का लड़का रहता है, वो पकड़ा जाता है। उसे पकड़ करके पुलिस लाती है और इनके पूरे नेटवर्क के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर लेती है। उसे थाने में रखे होती है, थोड़ी सी लापरवाही पुलिस वाले से होती है तो वो थाने की दीवार को फांद के भागने का प्रयास करता है, और उसी क्रम में जब पुलिस वाले उसको दौड़ाते हैं तो संजोग से वो एक ऐसे हाथे में घुस जाता है, बगल में मेकॉन का बहुत बड़ा ऑफिस होता है, उसके दीवार पे तो चढ़ जाता है, लेकिन दीवार बाहर से चढ़ने में तो छोटा महसूस होता है, लेकिन भीतर वो दीवार थोड़ा नीचे गहराई में था, वहाँ से कूदता है तो उसके पैर में एक जबरदस्त मोच आ जाती है। फिर पुलिस वाले उसको पकड़ लेते हैं और उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं।
और यहाँ तक जब बात पहुँचती है तब मुझे वो पुलिस वाले खबर करते हैं। मैं जब उन तक पहुँचता हूँ तब जाकर के उससे बातचीत होती है, लेकिन वो लड़का कुछ बताने को तैयार नहीं होता। उससे भी खतरनाक बात ये होती है कि उस लड़के में उन लड़कों के ट्रैप में फंसी हुई एक लड़की उसके प्यार में कुछ इस कदर अंधा हुई होती है कि वह उस लड़के के साथ वहाँ पर उसके हॉस्पिटल में रहती है और वो पुलिस वालों को कहती है कि नहीं, मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है, मैं अपनी मर्जी से इसके पास आकर के रह रही हूँ। लेकिन जिस लड़की ने शिकायत की थी और फिर जिन जिन लड़कियों का संदर्भ आया था, उन लड़कियों में से कुछ लोगों से पुलिस वालों ने बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन जो लोग एब्सकॉन्ड कर रहे थे उन्हें पुलिस फिर वो अलग अलग तरीके से ढूंढती रही। कुछ लोगों को बाद में पकड़ा भी। फिर संजोग से मैं उस क्राइम बीट से अलग हट गया, लेकिन मेरे ऑफिस में टेलीग्राफ के एडिटर्स ने इस बात को ना तो आगे इसमें कोई इस तरह से कह लें कि इसमें कोई रुचि दिखाई और ना ही मेरी इस कहानी को बहुत सीरियसली लिया। इसका एकमात्र कारण ये था कि इसमें जितने के जितने भी किरदार थे उसमें सब के सब मुसलमान थे। अगर सिर्फ हिंदुओं की बात होती, हिंदू लड़के होते, तब तो इन लोगों ने इसमें क्राइम का एंगल ढूंढ करके इसको और आगे परस्यू किया होता, लेकिन नाम सिर्फ मुसलमान कहा गया, इस नाते इन लोगों ने उस कहानी को वहीं पे ड्रॉप कर दिया और मुझे भी डिस्करेज किया कि आगे मैं इस कहानी को आगे परस्यू ना करूं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो ये है कि इस कहानी को इन लोगों ने छापा ही सिंगल कॉलम में, मेरे दबाव देने पर कि भाई ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत खतरनाक किस्म का एक गैंग है। तब इन लोगों ने कम से कम इतना किया कि फ्रंट पेज पे जगह दिया, लेकिन फ्रंट पेज भी जगह कैसे दिया? सिंगल कॉलम में, जबकि मैं चाहता था कि एक बड़ा सा फ्लायर आए, फ्लायर में से जगह नहीं दिया गया। तो मीडिया शुरू से ही सेक्युलर, देशद्रोही, वामपंथी है, आज भी वही है। बस 2014 के बाद सिर्फ इतना संदर्भ बदला है कि भाई इन्हें एक तरह का भय है कि अगर हम ज़्यादा अपना वामपंथी गिरी दिखाएंगे तो फिर एज ए मीडिया हाउस हम फंक्शन नहीं कर पाएंगे। इसलिए बड़े बड़े मीडिया हाउस भी आज अपना चेहरा बदल लिए हैं, वरना इस तरह की कहानियों को इस बेबाकी से, जिस बेबाकी से आज केरला स्टोरी की चर्चा हो रही है, उस समय कोई ना कर सकता था। मुसलमान का नाम आया नहीं कि इन सेक्युलरों की सींग और पूंछ दोनों खड़े हो जाते थे और फिर उस कहानी की चाहे जो भी सच्चाई हो, रिपोर्ट करने वाला ही झूठा हो जाता था, जैसा कि मैं अक्सर हो जाया करता था। एक मात्र कहानी नहीं, ऐसी कई कहानियों को मैंने लिखा, कई कहानियों को इन लोगों ने आउटराइट रिजेक्ट कर दिया और फिर उस कहानी को किसी और अखबार को मैंने जानबूझ के दिया कि भाई चलो तुम नहीं छापोगे। तो फिर जैसे झारखंड में कई बार ऐसी भी कहानियां मेरे सामने आई कि जिन कहानियों को मैं पूरी तरह से लिख करके ले गया, एकदम फोटोग्राफ के साथ। इस कहानी में भी फोटोग्राफ, मैं फोटोग्राफर को लेके गया था, उस बेड रिडन जो लड़का हॉस्पिटल में भर्ती था उसका फोटो भी लिया, उसके साथ जो लड़की बैठी थी उसका भी मुंह ढाँप करके फोटो लिया गया। लेकिन उसके बाद भी ना तो फोटो छापा गया, ना ही स्टोरी को प्रोमिनेंस का स्थान दिया गया। मैं थंबनेल में उस स्टोरी की फोटो को लगा रहा हूँ जिससे कि आप वो देख सके कि वो कहानी क्या है। मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में भी उसका संदर्भ मैं दे सकूँ। लेकिन इन सबों को कहने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, और वो मकसद ये है कि केरला स्टोरी जो आई ओपनर के रूप में आज लोगों को एक चेतावनी, एक जागरूकता, या एक तरह से कह लें कि लोगों की आंखें खोल रहा है, तो इसमें इस्लाम का एक ऐसा घिनौना चेहरा आ रहा है जिसे लोग कहते हैं इस्लाम का एक घिनौना चेहरा। नहीं, इस्लाम ही घिनौना है, इस्लाम का चेहरा ही घिनौना है। इस्लाम इनहेरेंटली ही, इस्लाम पर्यायवाची ही है जिहाद का। ऐसा नहीं है कि इस्लाम में जिहाद है, इस्लाम ही जिहाद है। जिहाद नहीं तो इस्लाम भी नहीं। और उसको आप लैंड जिहाद कह लीजिए, सेक्स जिहाद कह लीजिए, फलाना, उस जिहाद के पहले लव लगा दीजिए, सेक्स लगा दीजिए, लैंड लगा दीजिए, ये लगा दीजिए, वो लगा दीजिए। अंततः जिहाद सिर्फ और सिर्फ जिहाद है और उसका एकमात्र मकसद है कि एन तेन प्राक्रेन जिहाद फी सबीलिल्लाह, यानी एफर्ट इन द वे ऑफ अल्लाह। और एफर्ट क्या है? एकमात्र एफर्ट है, इंक्रीज द नंबर ऑफ मुस्लिम्स टिल द होल वर्ल्ड टर्न्स इनटू इस्लामिक। अब उसके लिए जो सबसे अच्छा सॉफ्ट टारगेट है, जो सैंक्शनड मीडियम दिया गया है, मोडस ऑपरेंडाई दिया गया है कुरान के माध्यम से, वो क्या है भाई? कि दूसरे की माली गनीमत। और ये लोग
औरत को माल कहते हैं। जो आपने बड़ा ही एक लचर और बड़ा ही आवारा किस्म का शब्द सुना होगा, माल माल करके। ये माल शब्द बेसिकली जो है ना वो कुरान से आता है। हमने जब हम छोटे जब हम लोग स्कूल कॉलेज में होते थे तो लड़के बड़ा लफंगे की तरह बात, एक लफंगई की भाषा थी कि ये बड़ी सुंदर माल है। तो हम अब तो माल का इस्तेमाल सामान के लिए भी होता है। बेसिकली माल का इस्तेमाल एक ऐसा एक कॉमन नाउन की तरह होता है जिसमें पैसा, संपत्ति और औरतें, बच्चे, ये सबों को एक समान रूप से शामिल किया जाता था। इसीलिए इनके लिए एक सॉफ्ट टारगेट है कि इनोसेंट लोगों को पकड़ो, जहां खतरा कम हो और फायदा अधिक हो। तो ये जो केरला मूवी में, द केरला स्टोरी में जो कहानी दिखाई गई है, ये तो बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से, बहुत प्लान वे में होता ही होता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी भी कहानियां हैं जहां प्लान जो है वो ऐसे ऐसे गैंग बना करके, और उनके पीछे की जो, मैं प्रेरणा शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन जो एक इन्फ्लुएंस होता है वो पूरी तरह से कुरान का इन्फ्लुएंस होता है। हालांकि जब मैंने इस स्टोरी को लिखा था तब मैं किसी भी इनमें से जो जितने भी लोग थे उनमें से किसी एक से भी मैं बात नहीं कर सका था। तो मैं ये बात पूछ ही नहीं सका था कि भाई तुम लोग इस तरह से जो लड़कियों को फंसाते हो, क्या इसमें इस्लाम का, लेकिन मैंने इसमें हिंट किया था कि दे आर इन्फ्लुएंस्ड by certain indoctrination which helps them to go ahead with trapping the girls like this। लेकिन मेरी इस सेंटेंस को, जो रिपोर्ट जिसे मैं एक थंबनेल की तरह भी और साथ साथ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूँ, उसमें इन शब्दों को आप इसलिए नहीं पाएंगे क्योंकि जब छपी हुई चीज़ आती है तो उसमें रिपोर्टर का